आप लोगों को दोस्तों तनुकरण की एंथैल्पी के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं, जिसके बारे में दोस्तों जानना आप लोगों के लिए भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों तनुकरण की एंथैल्पी के बारे में हम मतलब बहुत सारी बातों को बताएंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो यह ज्ञात है कि विलयन एंथैल्पी स्थिर ताप और दाब पर विलय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलाय की किसी विशिष्ट मात्रा में यथी करता है दोस्तों। ये सब बातें हम लोग भी जानते हैं। उसके बाद चलिए इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला बात है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा हम आप लोगों को बता दें कि किसी विशिष्ट मात्रा में घोलने वाले एंथैल्पी परिवर्तन होता है। यह कथन थोड़े से संशोधन के बाद किसी भी विलायक के लिए लागू किया जा सकता है। गैसीय हाइड्रोजन के 10 मोल और जल में घोलने वाले यह एंथैल्पी परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। सुविधा के लिए हम जल को AQ से प्रदर्शित करेंगे। जल को दोस्तों हम लोग AQ से प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो H के मान यह प्रदर्शित करते हैं कि विलयन एंथैल्पी की सामान्य निर्भरता विलयन की मात्रा होती है। जैसे जैसे विलयन की अधिक मात्रा इस्तेमाल की जाती है, विलयन एंथैल्पी सीमांत मान तक पहुंच जाती है, यानी अनंत मात्रा तक तनुकरण वाला मान। हाइड्रोजन अम्ल के लिए यह उपरोक्त समीकरण दिया गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग दोस्तों स्वतः परवर्तिता के बारे में बात करेंगे। ऊष्मीय गतिकी का प्रथम नियम हमें किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं उस पर अथवा इसके किए गए कार्य में संबंध बताता है। यह ऊष्मा के प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर एकादेशीय होता है। वास्तव में प्राकृतिक रूप से होने वाले सभी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम एक ही दिशा की ओर जिसमें साम्य स्थापित हो स्वतः परिवर्तित होंगे। उदाहरण के लिए एक गैस का उपलब्ध स्थान को भरने के लिए प्रसारण कार्बन का ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना आदि दोस्तों। परंतु ऊष्मा ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु की ओर स्वतः नहीं बहेगी। एक पात्र में रखी गैस किसी कोने में स्वतः संकुचित नहीं होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः कार्बन और ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं होगी। इसी प्रकार के अन्य स्वतः प्रक्रम एकादशीय परिवर्तन दर्शाते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों। तो चलिए
इसके बारे में हम और सारी बातों को दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो किसी बाह्य साधन के बिना सहायता के किसी प्रक्रम के होने की प्रवृत्ति होना, यद्यपि इससे अभिक्रिया या प्रक्रम के होने की दर का पता नहीं चलता है दोस्तों। स्वतः परिवर्तित जो होता है, दूसरे पहलू में हम देखते हैं कि यह स्वतः अपनी दिशा में उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। स्वतः परिवर्तित प्रक्रमों के लिए संक्षेप में हम कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या एंथैल्पी का कम होना स्वतः परिवर्तित की कटौती है, इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अब बताते हैं। तो यदि ऐसे घटनाएं हो जैसे पहाड़ से जल गिरने या जमीन या पत्थर गिरने की प्रक्रिया पर विचार करें, तब देखेंगे कि प्रक्रम की दिशा में निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में दोस्तों कमी के कारण होती है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं, महत्वपूर्ण बातों को। तो अब दोस्तों अब प्राप्त परमाणुओं के आधार पर हम अवधारणा बना सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में आई कमी उसका प्रेरक बल है दोस्तों। उसके बाद हम लोग एंट्रोपी एवं स्वतः परिवर्तिता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एंट्रोपी और स्वतः परिवर्तिता के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण और जानकारी वाली बातों को बताएंगे, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक स्वतः परिवर्तिता प्रक्रम दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है, आइए हम ऐसी स्थिति का अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए हम इस प्रकार की स्थिति के बारे में आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, जो आप लोगों के लिए जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्तों। तो हम एक बंद पात्र जो परिवेश में विलंगित है
दोनों गैसों को विसरित करते हैं, जैसे कि चित्र 6.11 में दर्शाया गया है। दो गैसें ए तथा बी जिसमें क्रमशः काले एवं श्वेत बिंदु को दर्शाया गया है दोस्तों। एक विभाजक से पृथक किया गया, जब विभाजक हटाया जाता है तब गैस आपस में विसरित होने लगती है, कुछ समय पश्चात विसरण पूर्ण हो जाता है। अब हम इस प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। विसरण से पूर्व यदि बाईं ओर के हिस्से से गैस के अणुओं को निकालते तो निश्चित रूप से ए गैस ए के होंगे। इसी प्रकार हम दाईं ओर के हिस्से से अणु निकालते हैं तो ए गैस बी अणु के होंगे। परंतु यदि विभाजक हटाने के बाद अणु निकाले जाए तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि निकाला गया अणु गैस ए है या बी है। हम कह सकते हैं कि निकाय कम प्रयुग्ल या अधिक अव्यवस्थित हो गया है दोस्तों। आइए हम दूसरी अवधारणा के बारे में आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं कि आखिरकार इसमें का दूसरी अवधारणा क्या है। तो चलिए हम दूसरी अवधारणा के भी बारे में आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि जो दूसरी अवधारणा है इसमें एक विपरीत निकाय की ऊर्जा में हमेशा अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वतः परिवर्तिता की एक कटौती हो सकती है दोस्तों। ये भी बात इसके बारे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला बात है। यहाँ एक अन्य ऊष्मागतिकीय फलन के बात करते हैं, एंट्रैपी एस कहते हैं दोस्तों हम लोग। एक और जो ऊष्मा वाले फलन होते हैं उसको हम लोग एंट्रैपी एस के नाम से जानते हैं। ये भी बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जानकारी वाला बात है। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम और सारी बातों को बताते हैं। और हम चलिए इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। तो हम दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे गिब्ज ऊर्जा एवं स्वतः परिवर्तिता के बारे में। गिब्ज ऊर्जा के भी बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो चलिए हम गिब्ज ऊर्जा के भी बारे में दोस्तों आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। तो हम देख चुके हैं कि किसी निकाय के लिए एंट्रैपी में कुल परिवर्तन किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता का निर्माण करता है, परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं बंद निकाय या खुले निकाय से प्रेरित होती है दोस्तों। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे जानकारी वाला बात देखने के लिए मिला, जिसके बारे में मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। अब इस प्रकार गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन, तापमान एवं एंट्रैपी में परिवर्तन, यह समीकरण गिब्ज समीकरण के रूप में जाना जाता है, जो रसायन शास्त्र के अति महत्वपूर्ण समीकरणों में से एक है। यहाँ हमने स्वतः परिवर्तिता के लिए दोनों पदों के साथ साथ लिया है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बातें बताते हैं एंट्रैपी और ऊष्मागतिकीय के दूसरे नियम के बारे में दोस्तों। तो हम जानते हैं कि किसी विलगित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन निश्चित रहता है, इसलिए इस प्रकार के निकाय में एंट्रैपी का बढ़ना स्वतः परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा बदलता है। वास्तव में यह ऊष्मागतिकीय का दूसरा नियम है। प्रथम नियम के समान दूसरे नियम को भी विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊष्मागतिकीय का दूसरा नियम स्पष्ट करता है कि स्वतः परवर्ती ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं इतनी आम क्यों होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से निकली ऊर्जा वातावरण में
अव्यवस्था बढ़ा देता है। और कुल मिलाकर एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है, जो अभिक्रिया को स्वतः परिवर्तित बना देता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष एंट्रोपी और ऊष्मीय गतिकीय का तीसरे नियम के बारे में दोस्तों। इसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम उसके बारे में भी बातों को दोस्तों बताते हैं। तो किसी पदार्थ के अणु सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकता है। यह लट्टू की तरह घूर्णन कर सकता है और अणु के आबंध खींचे और सिकुड़ सकते हैं दोस्तों। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया। उसके बाद चलिए हम और सारी बातें बताते हैं, जिसके बारे में फोटो दिखाई महाराज लगानी लोग डेरानी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे और सारी बातों के बारे में। हम लोग किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर वैसे वैसे मतलब एंट्रोपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। इसे ऊष्मीयगतिकीय का तीसरा नियम कहते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परम शून्य पर क्रिस्टल में संपूर्ण क्रम होता है। यह कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों तक सीमित है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण दर्शाते हैं दोस्तों। ये सब बातें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये सब बातें के बारे में जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया। उसके बाद हम लोग दोस्तों गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य अवस्था के बारे में बताएंगे। तो हम देख चुके हैं कि इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का चिन्ह एवं परिणाम अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रिया की जो मतलब स्वतः होता है दोस्तों, वो भी बात महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में मैंने बताया दोस्तों। सब्सक्राइब। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हो सकने वाली उपयोगी कार्य पुनर्निर्माण है। जब तक हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तनों पर विचार कर चुके हैं, अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जांच करते हैं दोस्तों।